प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर्य कॉलेज के हिंदी विभाग से डॉक्टर तजिंदर भाटिया आज आपको हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के विकास और वैज्ञानिकता के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देवनागरी के विकास और वैज्ञानिकता संबंधी प्रश्न बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के सिलेबस में से है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के एक रूप नागरी लिपि में से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीन रूप हमें अनेक ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल में राष्ट्रीय लिपि मानी जाती थी। इस लिपि के उत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य विद्वानों, जिनमें से वूलर और बेबर प्रमुख हैं, का मानना है कि इसका संबंध पश्चिमी एशिया की किसी प्राचीन लिपि से है, जबकि भारतीय विद्वान ओझा जी इस लिपि को पूर्णतः आर्यों द्वारा खोजी गई एक मौलिक लिपि मानते हैं। अशोक के शिलालेख भी इसी लिपि में लिखे गए मिलते हैं। यही ब्राह्मी लिपि भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वरूप भारत के अनेक प्रदेशों तथा कुछ विदेशों में भी प्रचलित एवं विकसित हुई। ईस्वी पूर्व 500 से ईस्वी पूर्व 350 तक इस लिपि को प्राय यही नाम दिया गया। ईस्वी पूर्व 350 के बाद ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली का प्रचार प्राय विंध्याचल के उत्तर में और दक्षिणी का उसके दक्षिण भाग में रहा। उत्तरी ब्राह्मी के 5 रूप मिलते हैं: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि तथा बांग्ला लिपि। चौथी शताब्दी के उपरांत लिपि का नाम गुप्त लिपि हो गया। इसका प्रचलन गुप्त काल में था। अक्षरों की कुटिल आकृति के कारण ये कुटिल लिपि कहलाई। यही लिपि विकसित होकर 9वीं शताब्दी में शारदा बनी। कुटिल लिपि से ही नागरी और कश्मीर की शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा से वर्तमान कश्मीरी और गुरमुखी लिपि का विकास हुआ। प्राचीन नागरी लिपि या नागर लिपि का प्रचार उत्तर भारत में 9वीं सदी के आसपास मिलता है, परंतु दक्षिण में 8वीं और 16वीं सदी तक पाया जाता है। दक्षिण भारत में इसको नागरी न कहकर नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी लिपि के विकसित होने पर इसके पश्चिमी रूप से आधुनिक देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महाराष्ट्रीय लिपियां प्रसूत हुईं तथा पूर्व रूप से कैथी, मैथिली तथा बंगला आदि लिपियों का उद्भव हुआ। इस प्राचीन नागरी का प्रचार 16वीं सदी में पाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में 10वीं सदी में पाए जाने वाले सभी शिलालेख एवं ताम्रपत्र इसी लिपि में पाए जाते हैं। देवनागरी लिपि के विकास में प्रारंभिक रूप ब्राह्मी के हैं। उसके बाद के विकास में गुप्त एवं कुटिल लिपियों का योगदान है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि ही गुप्त एवं कुटिल लिपि के माध्यम से आधुनिक देवनागरी के रूप में परिणत हुई। नागरी लिपि अपने प्रारंभ से लेकर अब तक परिवर्तित होती आई है। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 5 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। धीरे धीरे कठिनता से सरलता की ओर आई ये लिपि और आगे इसी ओर जा रही है। धीरे धीरे शिरोरेखा, जो अक्षर के ऊपर रेखा लगाई जाती है, शिरोरेखा प्रयोग बंद होता जा रहा है, किंतु कंप्यूटर के आ जाने से ये फिर से चालू हो गई है। विराम चिन्ह का पर्याप्त प्रयोग होने लगा है। कुछ देर के लिए विराम चिन्ह खड़ी पाई के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होने लगा था, किंतु ये प्रथा भी सफल नहीं हो पाई। पंचम, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। उर्दू के अक्षरों को देवनागरी में शामिल कर लेने के कारण क, ख, ग, ज, फ आदि नए विराम चिन्ह अपना लिए गए हैं। भारत सरकार भी देवनागरी लिपि में अनेक सुधारों को विकसित करने में सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद अपना योगदान दे रही है। विश्व के अधिकांश विद्वानों ने ये स्वीकारा है कि देवनागरी लिपि संसार की वर्तमान लिपियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक है। शीघ्र लिपि के अनुसंधानकर्ता आइजक पिटमैन का कहना है कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है
तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार मोनियर विलियम्स ने भी लिखा है कि ये सभी ज्ञात लिपियों में से सबसे अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यद्यपि देवनागरी में Z और F के लिए वर्ण नहीं है। यहाँ ये कह देने की आवश्यकता नहीं कि ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर ज फ अक्षर निर्माण के उपयुक्त अभाव को भी दूर कर दिया गया है। उर्दू के अक्षरों को देवनागरी लिपि में इसी प्रकार लिखा जाने लगा है। ये सभी गुण देवनागरी लिपि को पूर्ण वैज्ञानिक लिपि प्रमाणित करते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने ठीक ही कहा है, अपनी सर्वांग पूर्णता से देवनागरी लिपि भारत की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रतिष्ठित लिपि है। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में राष्ट्रलिपि घोषित किया जाना और भारत के अनेक प्रांतों की राजभाषा होना इस बात का प्रमाण है कि ये लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भी है। कोई दूसरी लिपि इसका स्थान नहीं ले सकती। जिन गुणों ने देवनागरी लिपि को विश्व की सर्वाधिक पूर्ण एवं संतुलित लिपि होने की योग्यता और गौरव प्रदान किया है, वे इस प्रकार हैं। संसार की सभी प्रमुख भाषाओं की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में समाहित हैं और उन्हें व्यक्त करने वाले चिन्ह भी विद्यमान हैं, अर्थात भाषा अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों अर्थात वर्णों से संपन्न है। ध्वनियों का उच्चारण भी लिखाई के अनुरूप ही हुआ करता है। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी में आम लिखना हो तो बोला जाएगा AAM। उर्दू में यही शब्द लिखना हो तो बोला जाएगा अलिफ मद्दा मीम माकूफ, जबकि देवनागरी में बोला भी आम जाएगा और लिखा भी। देश की प्राय सभी लिपियों का विकास क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, अतः देवनागरी लिपि का देश में प्रचलित सभी लिपियों से पारिवारिक संबंध है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण या अक्षर होता है। इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर ही किया गया है। इसकी वर्णमाला और वर्तनी को सीख लेने पर शब्दों के स्पेलिंग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुद्ध उच्चारण होने पर शुद्ध लिखा जा सकता है। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित हैं, जिनके प्रयोग से स्वर युक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जा सकता है। इस कारण कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है। अंग्रेजी की तरह कुछ वर्ण मौन अर्थात साइलेंट नहीं होते, जैसे नाइट में G और हाफ में L साइलेंट होता है। ये लेखन और वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल एवं सहज है। इसका रूप अत्यंत नेत्र आकर्षक है। ये देववाणी से संबद्ध होने के कारण शास्त्रपूत है। ये वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है। आवश्यकता अनुसार बदलाव करने पर संसार की कोई भी भाषा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है। ये अनेक भाषाओं की लिपि है। इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र एक ही उच्चारण होता है। इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता है, जो इसके वैज्ञानिक संतुलन एवं पूर्णता का ज्वलंत प्रमाण है। इस लिपि में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए अनुमान या अटकल से कहीं भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे अंग्रेजी और उर्दू में होता है। इसमें सभी वर्ण समान होते हैं, अंग्रेजी की तरह कैपिटल या स्मॉल नहीं। इससे टंकन एवं मुद्रण में काफ़ी सहायता रहती है। देवनागरी लिपि में भ्रांति का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, जबकि उर्दू में स के लिए से, सीन, स्वाद 3 वर्ण हैं और रोमन में क के लिए के और सी 2 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी में मात्राओं का जो नियम है, उसके समान स्वर व्यंजनों में योग प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक नियम अन्य लिपियों में कहीं नहीं मिलता। अरबी, फारसी और उर्दू लिपि में ज़ेर, ज़बर,
पेश आदि का विधान होते हुए भी इसका प्रयोग बहुत कम होता है। फलतः शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे मंदिर को मंदिर पढ़ लिया जाता है। देवनागरी में अंग्रेज़ी लिपि PUT पुट और BUT बट जैसी स्थिति नहीं बनती। ना ही SH, TH, CH आदि जैसे दो वर्णों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। देवनागरी में इनके लिए श, थ और च अलग से वर्ण है। अतः इन सब गुणों के द्वारा हम देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। धन्यवाद।